ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट इज व्हाई द टर्म इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जहां पे चार्जेस आर एट रेस्ट उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड जहां पे अपना चार्जेस हो गया मूविंग उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, या एज आई सेड टेक्निकल टर्म इलेक्ट्रोडायनामिक्स। करेक्ट, स्टैटिक करंट ये हो गया अपना नॉर्मल करंट, है ना। ओके, तो सब्सटेंसेस को हम यहां पर कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम यहाँ पे सब्सटेंसेस को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। नाउ आइडियली जब आप और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ये हमने 10th में पढ़ा था राइट, बट अब जब आप 11th स्टैंडर्ड में आएंगे, आगे थोड़ा पढ़ेंगे, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। We have the conductors, we have the insulators, and इन दोनों के बीच में जो है वो है अपना सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स अपने आप में एक बाकायदा पूरा अलग फिजिक्स है। जो आपकी कंप्यूटर की दुनिया चल रही है वो इस फिजिक्स पे चल रही है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं उसको। चलिए एनीवेज, सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स के बारे में क्या जानकारी है अपने को? व्हाट डू वी नो अबाउट कंडक्टर्स? इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में बात कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पास इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस होगा। एब्सोल्युटली। सो कंडक्टर्स allow the current to flow. वेरी गुड। इंसुलेटर्स कौन सा सब्सटेंसेस है? So they will not allow the current to flow, or they will not conduct. Great. Bad conductors, high resistance, excellent. So यहाँ पर prohibit the flow of current. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। They will not allow the current to flow. तो अपने को एक क्लैरिटी है भाई, कंडक्टर किसको बोलते हैं और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टर्स है इसकी कैटेगरी में कौन कौन आता है बताइए? मेटल्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका एग्जांपल्स हो गया मेटल्स, क्योंकि जो हम वायर्स लेते हैं वो वायर्स में से करंट फ्लो हो सकता है, तो मेटल्स डेफिनेटली इसका एक श्योर शॉर्ट एग्जांपल हो गया। ग्रेट। कैन वी हैव एग्जांपल्स ओवर हियर? इंसुलेटर, रबर एंड वुड। देखिए लॉजिक से जाते हैं ना, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो हमेशा लकड़े के स्टूल पे खड़ा हुआ जाता है या रबर की चप्पल्स पहने जाते हैं, राइट, करेक्ट। प्लास्टिक, ग्लास, ये सारा कुछ आएगा। सो वुड, रबर, प्लास्टिक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो ये सारा कुछ आ जाएगा इंसुलेटर्स के कैटेगरी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स अपना बेसिक बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट? one line answers, a few words. I just want answers in a few words. Great, great, very good Nisha. Okay Puneet, very good Tanmay. कुछ वर्ड्स में आंसर्स दे सकते हैं, 2-3 लाइन में,
Very good, Anvit. Very good, Tanvi. So what constitutes current? तो इसके लिए अपना एक बहुत सिंपल सा जनरल सा जवाब है, current is due to the flow of charges. So the flow of charges through a given cross sectional area will constitute current. Excellent. What is the unit of current? What is the unit of current? Ampere. And what is the unit of charge? No questions. Current का unit ampere. पूरा लिखेंगे तो छोटा ऐसे लिखना पड़ेगा, याद रखिए. And what about charge? Charge is coulomb. स्टूडेंट्स कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं, ये सिर्फ आपका पुराना चीजें याद दिलवा रहा हूं आपको मैं. ओके, नाउ टू बी मोर स्पेसिफिक, जब हम मेटल्स की बात करते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर अपना चार्ज कैरियर्स, सो दे कैरी द चार्ज. सो करंट, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. टू बी स्पेसिफिक, what are those charges? Those charges are electrons. So next question is, can you tell me what is the charge of one electron? पुनीत भाऊ गड़बड़ नका करो. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव. ग्रेट, बट आई जस्ट वांट द वैल्यू. बहुत बढ़िया तन्वी. So Tanvi Mulund has answered. There are two Tanvis, so I need to be specific. Very good, Sakshi. Very good, Akshan. Correct, Neha. Correct, Anjali. Very good, Ankita. Correct, Tanmay. Correct, Rutuja. बहुत बढ़िया. सो जो मेरे पास में चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्स. ये इस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. दिस इज द वैल्यू. एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज नेगेटिव इन नेचर. अब एक वर्ड है जो आपको बहुत बार आगे भी आने वाला है. आई डोंट रिमेम्बर या आई डोंट नो रादर कि वो आपको 10th में था कि नहीं. क्वांटाइजेशन. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, बट इन केस इफ यू आर नॉट नोइंग इट, वी कैन डू इट नाउ इटसेल्फ. What do you understand by the term quantization of charge? What is quantization of charge? Okay, some quantity, small charge. Fine. Any other understanding? Amount of charge, dividing the charge in small quantity. Okay, amount of charge. ठीक है. Okay, what about Neha, Sarayu, Tanvi? Elementary charge. Okay, distributing it in quantities. Super, super. Nisha, बहुत बढ़िया. Very good, Tanvi. Okay, Christina. करेक्ट. चलिए, तो बहुत सारे लोग को आता तो है, पर बोलने का कैसे उसको वो नहीं आता है. करेक्ट है. हाँ. सो कौस्तुभ, द क्वेश्चन इज
what do we understand by this term quantization of charge? What is quantization of charge? तो अब सिंपल तरीके से समझते हैं, आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब, देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. आप ऐसा, जैसे आप सब्जी खरीदते हो, आप ऐसा बोल सकते हो अरे पाव इलेक्ट्रॉन देना, मेरे को आधा इलेक्ट्रॉन देना, मेरे को 1.25 इलेक्ट्रॉन देना, 1.5 इलेक्ट्रॉन देना, 1.25 इलेक्ट्रॉन देना, 2.5 किलो 2.5 इलेक्ट्रॉन देना, ऐसा हो सकता है? नहीं. तो ये जो बीच की वैल्यूज है, यानी 0.5, 0.25, 0.75, 1.25, 1.5, 2.25, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. So it means that the charge will exist as its integer value. तो इसीलिए हम चार्ज को लिखते हैं Q is equal to NE, where N can take only integer values. तो N का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकता है, बट ऐसा डेसिमल वाला वैल्यूज नहीं हो सकता है. आ गई बात समझ में? क्वांटाइजेशन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस दे आस्क यू इन योर practical exams when the examiner is sitting across. So these are the type of questions which they tend to ask you. चलिए, अभी करंट चार्ज, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग? व्हाट इज द फॉर्मूला? करंट एंड चार्ज कैसे रिलेशन है? सो द रिलेशन इज I is equal to Q by T. या Q is equal to IT भी चलेगा. सो करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. अच्छा, अब जब मैं टाइम छोटा कर दूंगा, जब मैं टाइम को छोटा कर दूंगा, तो कहना इसे लेस चार्ज विल फ्लो. तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? तो दिस इज सेम एज राइटिंग dq by dt. ये दोनों सेम चीज है. अब मैं टाइम को और छोटा कर दूंगा, तो आई राइट डेल्टा टी, एंड देन वी कैन से दैट दिस टाइम, दिस डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0. मतलब ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये सब सेम है. अब ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको? आप सोच रहे होंगे ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा लिख के दे दिया. तो बच्चा ये सोचता रहता है कि अरे यार ये ट्राइंगल का क्या करूंगा. So they say that if the delta t, if your denominator is very very small, then a very small amount of charge will be flowing. So you keep on increasing the time, automatically the charge flowing will also increase. So effectively अपना formula ये ऐसा और ऐसा लिखोगे तो भी गलत नहीं है. The rate of flow of charge with respect to time. तो आप जैसा उसको words में लिखते हो. Now what is micro? What is micro का 10 का power micro? How do you represent micro? Milli is 10 raised to -3. What about micro? Very good Nisha, Neha, Vishal correct, Suraj correct, Gauri correct, Tanvi correct. Micro चाहिए अपने को, micro. Ansela correct, Puneet correct, Sahil Rajkumar correct, Pratham is correct. Okay, very good Shivam. बाबू जॉर्डन ऐसा नहीं मत करो यार. श्रावणी करेक्ट, विधि करेक्ट. सो माइक्रो इज 10 raised to -6. कौस्तुभ करेक्ट, श्रद्धा करेक्ट. व्हाट इज नैनो? वेदांत करेक्ट. कम ऑन स्टूडेंट्स, व्हाट इज नैनो? निशा, ऋषिक, तन्वी, एके, जॉर्डन, विशाल, शिवम, एंसेला, श्रावणी, रॉडनी.
Zainab, Zainab minus sign is missing. Pranav, correct. So 10 raised to minus 9. Very good, Gauri, Kaustubh, बहुत बढ़िया. So nano is 10 raised to minus 9. अब ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है इसी में कभी कभी मिस्टेक होता है. मिली एम्पियर लिखा है, 10 रेज टू माइनस 3 करना है. माइक्रो के लिए द सिंबल यूज विल बी म्यू. Mu is micro, so it is 10 raised to minus 6. Nano will be small n, 10 raised to minus 9. Okay, great. Chale, what type of quantity is current? Scalar ki vector? Very good, Ankita. Correct, Jordan. Prathamesh correct. Shraddha correct. Current is a scalar quantity. एक Kaustubh correct. Okay, अब जो लोग को लगता है कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देखिए आपने एक वायर लिया, आप बोलेंगे नहीं सर वो तो डायरेक्शन है उसका फ्लो होने का. ठीक है, दिस इज द वायर. अब यही वायर को आप ऐसे ऐसे कर दो, करंट वैसे ही जाएगा. इस वायर को आप, तो हर बार द करंट का अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग विल बी द सेम. आपने उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड है, तो वी डू नॉट टेक इट एज अ वेक्टर, इट इज टेकन एज अ स्केलर क्वांटिटी. Okay, what do you mean by an electric circuit? What is an electric circuit? Come on students, छोटा सा आंसर चाहिए, शॉर्ट आंसर. नहीं, फिजिक्स साइंस से रिलेटेड आंसर दीजिए भाई. क्लोज्ड पाथ, ग्रेट, very good. It consists of wires and switches. Excellent, Devanshi. So the path through which the current flows. बहुत बढ़िया. तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक सर्किट. इंटरकनेक्शंस, ओके, फाइन. So you can say the path along which, fine, it's a closed and continuous path जहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, is having different components. Great, बहुत बढ़िया, very good सूरज. एक्सेलेंट स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट. चलिए अब आ जाते हैं फ्लो ऑफ करंट पे. तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है? हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा. करंट फ्लो कैसा होता है? ओके, ग्रेट. सो आई एम हैविंग टू आंसर्स हियर. देखिए अपने पास यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं और गलत कोई भी नहीं है. बेस्ट बात क्या है, समझिए बात को, कि गलत दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आप कैसे सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो स्टूडेंट्स, जो करंट है, सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए था मुझे कि कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो. सो देयर आर टू currents. Please remember this, students. There are two currents that are flowing. One of them is your conventional current and the other one, नहीं बेटा अंजलि वो नहीं, is the, अभी फिलहाल हम लोग AC DC पे नहीं पहुंचे, ये फिलहाल यहाँ पे हम सब DC कर रहे हैं. Very good Aryan, this is a better answer. So ideally the flow of current एक तरह से आपका एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ ही फ्लो होगा. So as I said, there are two things. One is conventional current and the other one is your electronic current. मतलब जो current electron के वजह से है. So we will always draw, we will always show the conventional current जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे? द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, दे विल टेंड टू फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा कैसा? इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा. तो वो हो गया एक्चुअल करंट. बट प्लीज रिमेंबर, हम लोग हमेशा कौन सा करंट दिखाते हैं? हम लोग हमेशा कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. ठीक है? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एमीटर? एमीटर क्या होता है एंड हाउ इज इट कनेक्टेड इन द सर्किट? Two questions. What is an emitter and how is it connected in the circuit? Okay. Excellent. So it's a device which measures current, and the second answer is also very important. It is always connected in series with the circuit. तो वो हमेशा जो भी आपका रेजिस्टेंस होगा उसके आगे या उसके पीछे, आगे पीछे कहीं तो लगता है, so that the current flows through that ammeter. Correct. It's a current measuring device. Excellent, students. It's a current measuring device and it is always connected in series. So current हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा. अरे सॉरी, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा. See, these are small things which you have already learned. अब देखिए, आपने आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी के ऊपर एमसीक्यू कैसे बनता है. जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको क्या पता है? आपको पता है कि एमीटर को कैसे लगाए जाना चाहिए. आपको पता है कि एमीटर को सीरीज में लगाया जाना चाहिए. अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप देखिए कि वो कैसे आपको एक एमसीक्यू बना के देगा. चलिए, लेट्स डू सम थिंकिंग पार्ट. ठीक है, हमारे पास एक रेजिस्टर है, अपने पास में एक रेजिस्टर है. हंड्रेड ओम्स. ठीक है, 100 ओम्स का रेजिस्टर है. ये आपका बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है. अब मुझे बताइए व्हाट इज द करंट फ्लोइंग? 10 एम्पियर. सो I is equal to 10 एम्पियर. अच्छा, नहीं, मैं तो जो आंसर है वो लिख दिया. मैं तो खुद
थोड़ा शॉक में चला गया हूं, इसलिए तो चुप हो गया था मैं। तो कैन वी से 1/10 एम्पियर? सो आपने वेरी गुड। तो जल्दी नहीं मचाने का, मल्टीप्लाई डिवाइड करेक्ट करने का, एंड इसका आंसर जिसने 10 एम्पियर दिया उसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। सो करंट इज 1/10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर्स। चलो बढ़िया, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, अब हम लोग एक एमीटर ऐड करेंगे। तो हमको मालूम है कि एमीटर कहां पर ऐड करना चाहिए। एमीटर जो है वो सीरीज में रहता है, तो आप इधर एक एमीटर ऐड कर दोगे, या तो इधर ऐड करोगे या इधर ऐड करोगे, कहीं पर भी एक जगह पे आपने एमीटर ऐड कर दिया। सपोज इस एमीटर का रेजिस्टेंस भी 100 ओम्स। एमीटर है ना, वो भी तो कुछ डिवाइस है, वो भी किसी चीज से बना हुआ है। तो अगर उसका रेजिस्टेंस भी 100 ओम्स है, तो एमीटर लगाने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है? ये 100 प्लस ये 100, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया 200। तो आपका करंट आ गया 1/20। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अपन ने जब सर्किट चालू किया था, क्या रीडिंग लेने के लिए हमने वहां पे एमीटर लगाया 1/10, और एमीटर लगाने के बाद हमको रीडिंग कितना आने लगा 1/20। तो क्या हमने एमीटर रॉन्ग रीडिंग लेने के लिए लगाया है? नाउ द क्वेश्चन इज, what is the resistance of an ideal emitter? अरे हाँ, करेक्ट। what is the resistance of an ideal emitter? शाबाश सूरज। So if we want to get the correct answer, students think and tell me, emitter का resistance कितना होना चाहिए? Ideally it should be 0. So ideal resistance of an emitter should be 0. Exactly 0 नहीं हो सकता है, तो we try to make it as small as possible, but ideally the resistance of emitter has to be 0. Important MCQ. This is an important MCQ. चलिए अभी सेम लाइंस पे इधर तुरंत, क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है, तुरंत एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अबाउट द वोल्टमीटर। ये हमारे पास में रेजिस्टर, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज यहां से करंट जा रहा है आपका, पहले वोल्टमीटर नहीं है आपके पास, इनिशियली वोल्टमीटर नहीं है, करंट फ्लो हो गया रेजिस्टेंस में से, आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? V इज इक्वल टू IR। आपने बोला अरे ये तो कैलकुलेटेड है, मुझे एक मीटर लगा के चेक करना है कि जो मेरे को कैलकुलेशन में आया वही सच में मैं एक मीटर लगा के, एक डिवाइस लगा के चेक करूं सेम रीडिंग आता है कि नहीं। आपने खुशी खुशी एक वोल्ट मीटर लगा दिया, समझो आपने वही रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाया जो इधर है। अब देखिए करंट यहां पहुंचा, करंट यहां पे पहुंचने के बाद करंट के पास दो पार्ट्स है, सो करंट हैज टू डिवाइड। नाउ सिंस बोथ द डिवाइसेस हैव द सेम रेजिस्टेंस, करंट विल डिवाइड इक्वली, आधा इधर आधा इधर। तो अब जब आप इधर मेजर करोगे आपको रीडिंग क्या आएगा मालूम है? आपको रीडिंग आएगा IR/2। तो फिर से हमने वोल्ट मीटर लगाने के बाद रॉन्ग रीडिंग का मेजरमेंट ले लिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको करेक्ट रीडिंग मिले तो हमको कम से कम करंट का फ्लो वोल्ट मीटर से कराना पड़ेगा, और अगर हम चाहते हैं वोल्ट मीटर में से कम करंट जाए
तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो आइडियली एक वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस is infinity, so that almost all the current flows through the external resistance R and nothing should flow through the voltmeter V. बात समझ में आ रही है आप लोग को? सो आइडियल केस समझा? यस नो? Okay, now what is potential? दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए एनीवेज बताइए व्हाट इज पोटेंशियल? ओके, सफा करेक्ट फॉर्मूला। So potential is basically the amount or ability to do work in moving a charge in a circuit, yeah, in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो उसको अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो। So electric potential, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point or to a particular point. तो मैं किसी गया चार्ज को उठाकर लेके आया एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो उसके लिए मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है वो पता चल जाएगा। सो पोटेंशियल इज W अपॉन Q, ठीक है। सो ये हो गया आपका पोटेंशियल। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले इधर इंटररिलेटेड है। एक अपने को मालूम है Q इज IT या I इज Q बाई T, तो ये अपन आ गए पोटेंशियल पे। यूनिट बोलिए, यूनिट पोटेंशियल का यूनिट। वेरी गुड। सो पोटेंशियल का यूनिट इज वोल्ट। सो पोटेंशियल इज वोल्ट, वर्क डन इज जूल, एंड दिस इज कूलम। तो इसके मदद से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ये एक फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास, और हमको मालूम है, बहुत बढ़िया तन्वी, दिस इज VIT। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म पे जो है रेजिस्टेंस। तो ओम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, ओम्स लॉ सभी को मालूम है। एंड व्हाट इज दैट ओम्स लॉ? मैथमेटिकल वर्जन दे दो। ओम्स लॉ V is equal to, okay, V is equal to IR, RI actually, great, correct. So V is equal to IR, हमने फॉर्मूला याद करके रखा है सभी लोगों ने। तो ये आपका ओम्स लॉ, so this is तो रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओम्स, ये आपको मालूम है वोल्ट, और ये आपको मालूम है एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ चुका है वर्क डन, दिस इज V इंटू क्यू, दिस इज VIT। V को अभी आपने देखा, इट कैन बी रिटन एज IR। तो जिसको IR जब भी लिखोगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT। दिस वर्क डन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये हो जाता है आपका जूल्स का हीटिंग इफेक्ट। और एक चीज आप I को लिख सकते हो V अपॉन R,
तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया आपके लिए वर्क डन का। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। वर्क डन का यूनिट इज जूल्स। नाउ व्हाट इज पावर? पावर स्टूडेंट्स, पावर बोलिए, पावर क्या फॉर्मूला पावर का? वर्क अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए इसी चीज को जब आप पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये जितने आपके वर्क डन के फॉर्मूले, सो वी नो दैट वर्क डन द पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो ये आपका पहला फॉर्मूला डिवाइड कर दो, आपको मिल गया दिया है, डिवाइड करो। स्टूडेंट्स काइंडली put yourself. So this is I square R. This is V square upon R. तो ये देखिए पावर के आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले मिल जाते हैं फॉर पावर। ओके, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल भी हमने किया है। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे मिलता है? बाय एडिंग ऑल द गिवन रेजिस्टर्स का वैल्यूज, जितना भी आपको रेजिस्टर्स दिया होगा वो सारे के सारे आप ऐड कर लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा करके आपको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल का फॉर्मूला, योर 1 अपॉन RP is equal to 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 and so on. शाबाश तन्वी, बहुत बढ़िया। तो जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, तो वी शुड ऑलवेज ऐड द रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस इन सीरीज जब भी आप करोगे तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब भी आप पैरेलल में रेजिस्टर्स लेके जाओगे तो पैरेलल में हमेशा नेट रेजिस्टेंस का जो आपको आंसर मिलेगा वो जो आपका सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 ohms के रेजिस्टर है, तो you will write 1/2 plus 1/2. So what is your answer? 1/2 plus 1/2. You add it, you get 1. उल्टा घुमाओ तो भी 1. अब ये एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे और आपके पास दोनों सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे, 4 and 4, so answer will be 2. 6 and 6, answer will be 3. 8 and 8, तो answer will be 4. ये एक छोटा सा चीज है जिसको अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मेरे पास दो इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में होगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे को आंसर मिलने वाला है वो उसके ओरिजिनल वैल्यू का हाफ हो जाए। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस था, नाउ आई एम कमिंग टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस था ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंडेंट था। क्या रिलेशन था? रेजिस्टेंस विद लेंथ एंड रेजिस्टेंस विद एरिया, क्या रिलेशन था? Yes, students. Very good, very good, very good, very good, very good.
तो स्टूडेंट्स, शाबाश, साक्षी, अंकिता, तन्मय, नेहा, गौरी, गुड। सो स्टूडेंट्स, बोला जाता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जो आपका रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक, इसको हमने कंबाइन किया। सो R is proportional to L by A. Proportionality जाएगा equal to sign आएगा, we introduce a constant, this constant is rho L। तो ये जो टर्म है rho, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसके लिए और एक वर्ड है रेजिस्टिविटी। तो ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया या रेजिस्टिविटी हो गया। दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल। अगर मेरे पास कॉपर है तो वो 1 मीटर का कॉपर है या 5 मीटर का कॉपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम। इट इज लाइक यंग्स मॉड्यूलस। तो ये जो टर्म्स होते हैं, ये फॉर अ गिवन मटेरियल इट रिमेन्स द सेम, इट विल चेंज ओनली इफ द मटेरियल चेंजेस। अब ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो नया आप सीखेंगे 11th स्टैंडर्ड में, हम कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा और डेप्थ में सीखेंगे। ये रो क्या चीज है, ये किस पे डिपेंडेंट है, उसका भी डेरिवेशन हमको 11th में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा, एक थोड़ा आपको अच्छा नॉलेज मिलता है उसमें। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इस टाइप के क्वेश्चंस कि मेरे पास में एक वायर है जिसका लेंथ है समझो x मीटर्स, या जो भी लेंथ दिया रहेगा 1 मीटर, हमने उसका लेंथ 3 गुना कर दिया, तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना। तो ये जो टाइप के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, रो इज अ कांस्टेंट, यस बेटा, रो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। मतलब एज आई सेड, टिल द टाइम आई डोंट चेंज द मटेरियल, इन द सेकेंड केस यू डोंट हैव टू वरी कि ये रो 2 क्या लिखूं, रो 1 रो 2, ऐसा नहीं होगा। लेंथ चेंज होएगा, एरिया चेंज होएगा, बट आपका रो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। रो विल चेंज ओनली इफ द मटेरियल चेंजेस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट बोलिए, एसआई यूनिट, इसका यूनिट बोलिए पहले तो। ओम मीटर, शाबाश तन्वी। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हो गया ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, आपका आंसर ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी रो, वेरी गुड शेख समन। सो रेजिस्टिविटी रो, द आंसर इज ओम मीटर। रेजिस्टेंस का उल्टा टर्म बोलो क्या, रेजिस्टेंस का उल्टा टर्म बोलो क्या, कंडक्टेंस, शाबाश। रेजिस्टेंस का उल्टा इज कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का उल्टा इज कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं, उसका जो यूनिट्स है दे बिकम द रेसिप्रोकल्स, करेक्ट। रेजिस्टिविटी बिकम्स, उसका रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी, बहुत बढ़िया। तो कंडक्टेंस हो गया रेजिस्टेंस का और कंडक्टिविटी हो गया रेजिस्टिविटी का आंसर। अब चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन था जो आपने 10th में किया था स्टूडेंट्स। आई जस्ट टेक अनदर 2 मिनट्स। वो था अपना बिजली का बिल कितना आता है और वो बिजली का बिल कैसे आता है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो था, so we have power is work upon time, work is a form of energy, so we can write this is energy upon time, so energy हो गया पावर इनटू टाइम। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है इट इज पावर इनटू टाइम। इसका ऐसा यूनिट देखिए इधर, पावर विल बी इन किलोवाट्स, टाइम इज टेकन इन आवर्स, तो इसका जो यूनिट है दैट इज किलोवाट आवर्स। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। सो पावर इज टू बी टेकन इन किलोवाट्स, टाइम विल बी टेकन इन आवर्स, सो दिस इज किलोवाट आवर्स। तो 1 किलोवाट आवर जो रहता है दैट इज अपना 1 यूनिट। तो आपको ऐसे 4-5 डिवाइसेस दे देंगे कि आपके घर में इतना बल्ब है, उसका रेटिंग बता देंगे आपको, और हर एक बल्ब आप दिन में कितने घंटे जला रहे हो, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, व्हाटएवर आर द डिवाइसेस विल बी टोल्ड टू यू। तो उसका जो पावर होगा प्लीज कन्वर्ट इट इन किलोवाट्स, कितने टाइम के लिए चल रहा है वो, दैट विल बी टेकन इन आवर्स। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, एक दिन का हो गया, ऐसे अगर मंथ स्पेसिफाई किया है तो ठीक है, अदरवाइज 30 डेज का 1 मंथ इज टू बी टेकन, तो पूरे महीने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा। एंड इससे आपको पता चलेगा आपने कितना यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम किया है। एक यूनिट का वो आपको अमाउंट दे देगा, 1 रुपया 2 रुपया व्हाटएवर, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि उस महीने में बिजली का बिल कितना है। सो स्टूडेंट्स, this was your basic of 10th standard. I've tried to cover up almost everything of 10th, and today I will be sending you some